कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री भी बताए जाते रहे हैं डीके शिव कुमार। उनके घर से इंडिया न्यूज संवाददाता मधु शर्मा लाइव हैं। अभी डीके शिव कुमार के घर के अंदर की हलचल क्या है? सुनने में आया है कि डीके शिव कुमार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और कांग्रेस के जितने भी संभावित जीतने वाले विधायक हैं, हर किसी के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया जा रहा है। मधु जी देखिए, अभी हम मौजूद है डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, और मुख्यमंत्री की पदवी रखने का भी उनका नाम लिस्टेड है यहाँ पे है। और अभी तक देखिए बैलेट वोटिंग जो काउंट हुआ है, अभी तक तो कांग्रेस लीड में है। और बैंगलोर में अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टफ फाइट है। फिलहाल बैंगलोर में बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी पीछे है। और अगर चिकमंगलुरु और दूसरा एरिया की बात करें तो जहाँ पे लिंगायत वोट ज़्यादा है, तो लिंगायत वोट कांग्रेस के फेवर में दिखे हैं और बीजेपी को वोट नहीं दिया है लिंगायत समाज ने, ऐसा है। तो जो मेन एरियाज ऑफ कर्नाटका है, जो साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, वहाँ पे देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे कितने वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। बिकॉज लोगों का वहाँ पे उस इलाकों में ये कहना है कि हमने काम पे जो भी सरकार हमारे लिए काम करती है या काम करने का प्रॉमिस किया है उसके ऊपर वोट किए, ना कि किसी स्टार कैंपेनर को देख के, ना कि किसी बड़े वीवीआईपी को देख के वोट किया है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं भी थी जिन्होंने लोगों ने मुद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंगली वोट किया था। और जो हालात अभी मधु, आवाज मिल रही है? और जो बैठकों का दौर है वो भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि ये नजर में सभी के है कि किसका नंबर बढ़ रहा है, किसका नंबर घट रहा है। धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। और जो अभी ताजा अपडेट है वो टीवी स्क्रीन पर ऊपर की पट्टी में आपको नजर आ रहा है। 2023 का चुनाव जरूर है, लेकिन यहीं से पिक्चर सेट हो जाएगी 2024 को देखते हुए। कर्नाटक का चुनाव जरूर है, लेकिन जहां बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला माना जाता रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में बिजी नजर आए, वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए। बयानबाजी चली और बयानों के इस दौर में कई बार भाषा की मर्यादा को लांघा भी गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बजरंग बली का आशीर्वाद बीजेपी को मिल जाएगा क्या, या फिर क्या कांग्रेस जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर कर्नाटक की जनता के बीच में पहुंची, कांग्रेस को आशीर्वाद मिल जाएगा क्या? अभी तक रुझान कह रहे हैं कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन अभी चूंकि ये रुझान है, नंबर ऊपर नीचे होंगे। डीके शिव कुमार काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं इन नंबर्स के बाद। कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो बुक कराए जा रहे हैं। जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें बेंगलुरु लाने की तैयारी है। मधु भी हमारे साथ जुड़े हैं। मधु, लेकिन जगदीश शेट्टार को लेकर खबर अच्छी नहीं है, बड़े अंतर से पीछे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जगदीश शेट्टार के वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया है। और बैलेट जो वोट काउंटिंग हुआ था उसके बाद में पता चला कि कांग्रेस के जो ये बड़े नेता हैं, जहाँ पे कई सारा माहौल जो ख़राब हो चुका था। और डीके शिव कुमार जो हैं यहाँ पे अभी उनके घर के पास है, वो नीचे आने से इनकार कर रहे हैं। और ये सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि केपीसीसी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर डीके शिव कुमार जाएंगे 12:15 के आसपास। और कल हमें सुनने में आया, कल सूत्रों के अनुसार ये है कि कल कांग्रेस पार्टी का लेजिस्लेचर मीटिंग जो है केपीसीसी भवन में यहाँ पे रखा गया है। और कई सारी जगहों पे डीके शिव कुमार ने खुद अपने जो जीते हुए विधायक हैं वहाँ पे उनसे बात की है। और कई सारे लोगों को यहाँ पे बेंगलोर बुलाने की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली है। एमएलए जो भी जीते हैं उनको बेंगलोर बुलाया जा रहा है। और जो चॉपर्स वगैरह हैं वो दिल्ली जाने के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे हमें खबर मिल रही है। बट देखना यह है कि डीके शिव कुमार अभी एज ऑफ नाउ तो लीड कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बट फाइट टफ है दोनों के बीच में। लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को। और देखना यह है कि अभी जो ये पहला पड़ाव जो पार हुआ है, जिसमें बीजेपी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है वोटिंग के अंदर, काउंट के अंदर। तो देखना यह है कि क्या ये गति जो है डीके शिव कुमार मेंटेन कर पाते हैं। आई मीन द नंबर ऑफ वोट्स दैट डीके शिव कुमार को मिल रहे हैं, क्या वो मेंटेन करते हैं या क्या वो लीड रख पाएंगे, ये देखना अभी। अच्छा मधु, मुझे एक चीज बताइए कि क्या डीके शिव कुमार के आवास पर कुछ इस तरह की हलचल आप महसूस कर रहे हैं जो इस बात को जाहिर करे कि जब नतीजे में तब्दील हो जाएंगे रुझान, तो फिर वही कांग्रेस का फेस होंगे कर्नाटक में?
जी, ये सवाल का जवाब डीके शिव कुमार ने न्यूज़ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में दिया था। वो बोले थे कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही सीएम एस्पिरेंट्स हैं, बट ये जो फैसला है वो एआईसीसी पार्टी प्रेसिडेंट्स को एआईसीसी मतलब गांधी परिवार को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर छोड़ते हैं। और डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि कांग्रेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 150 सीटों की मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। बट डीके शिव कुमार का पर्सनली ये कहना है कि 140 सीट से ये जो कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन होगा यहाँ कर्नाटका के अंदर। और उन्होंने क्लियरली अपना स्टैंड ऑफ दे दिया है कि हम जेडीएस के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, बिकॉज उतना ज़रूरी नहीं रहेगा, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुमार स्वामी को जो किंग मेकर का है वो इस बार शायद मौका ना मिले। ये जो किंग मेकर का जो चलता है गेम यहाँ पे वो शायद इस बार देखने को ना मिले, बिकॉज कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी लीड में है। जरूरत पड़ेगी भी या नहीं, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी रुझानों में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को जरूरत पड़ने वाली है। उधर बीजेपी भी तैयारियों में लग गई है। इन सब के बीच में अरविंद मोहन सर, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सुबह से ही कांग्रेस जश्न मना रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है। और एक शख्स भी आपने देखा होगा हनुमान के भेष में, जहां पर ये मैसेज दे दिया गया कि 2023 का इलेक्शन भले ही है, लेकिन 2024 का ये संकेत है कि बजरंग बली का आशीर्वाद मिला है कांग्रेस को भी। देखिए, कर्नाटक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे आते हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है, एक बड़ा बदलाव होगा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी को भी अपनी रणनीति पे सोचना होगा, लेकिन 24 के लिए और इससे उत्साह बढ़ेगा निश्चित रूप से। एक तरफ उत्साह बढ़ेगा, दूसरी ओर स्ट्रेटजी बदलने की बात आएगी। लेकिन आम तौर पे कर्नाटक के नतीजों का बाहर असर बहुत ज़्यादा होता नहीं है। और लोकसभा चुनाव पे भी हमने देखा है कि पिछले 2 दफ़े से मोदी जी का असर बहुत ज़्यादा रहता है। विधानसभा चुनाव जो भी हुआ हो, कर्नाटक में मोदी असर उससे ज़्यादा बड़ा साबित हुआ है। अब इस बार क्या होगा ये भविष्यवाणी अभी मुश्किल है, लेकिन कर्नाटक चुनाव से बहुत ज़्यादा असर मैंने नहीं देखा। मैंने अर्स का चुनाव भी मुझे याद है कि अर्स जब जीते थे तो उस तुलना में एनटी रामाराव जब जीते तो एक अलग थोड़ी हवा बनी, लेकिन अर्स का चुनाव कर्नाटक भर का फिनोमेना होकर रह गया। तो अभी भी कर्नाटक का चुनाव अगर लोकल वर्सेज मोदी मानते हैं, मुद्दे वर्सेज मोदी मानते हैं, तो चुनाव ठीक है कि मोदी उसमें पिट जाएंगे और लोकल मुद्दे हावी हो गए। लेकिन फिर ये भी उसका एक लिमिट बन जाता है कि कर्नाटक उससे बाहर नहीं जाएगा। कर्नाटक जैसे मुद्दे होंगे तब जाके बीजेपी हारेगी। बीजेपी शासन में हो, करप्शन के चार्ज हों, अकुशलता का आरोप हो, तब वो हारेगी। नहीं तो आमतौर पे फिर मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी भी काफ़ी है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है बहुत साफ। और कर्नाटक में ये लिमिटेशन रहा है पहले से, इसलिए भी लगता है कि कर्नाटक का असर उतना ज़्यादा नहीं होगा जो आम तौर पे, जैसे यूपी चुनाव जीतने का एकदम माहौल बदल गया, बिहार चुनाव का उस हिसाब से बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन कर्नाटक का असर दक्षिण में भी दिखाई नहीं देता, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, आंध्र में, तेलंगाना में, आसपास के इलाकों में भी देखिए तो बीजेपी ने वहाँ 2-3 दफ़े से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके बावजूद बीजेपी आसपास के इलाकों में नहीं पहुँच पाई। कांग्रेस भी अब वहीं रह गई है, कांग्रेस बाकी इलाकों में नहीं है उस हिसाब से। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए कर्नाटक में तो जश्न मनाने का मौका है ही, वो दिख भी रहा है, जश्न मनाया भी जा रहा है। मेरे साथ जयराम विप्लव भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम विप्लव, 2 फैक्टर्स अभी तक सुबह से अब तक की जो काउंटिंग हुई है और उसके बाद जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, उसमें 2 फैक्टर्स हैं मेजरली जो बीजेपी के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। पहला तो ये कि जो सरकार के 7 से 8 मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। अगर 7 से 8 मिनिस्टर सरकार के पीछे चल रहे हैं अभी तक की काउंटिंग में, तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स थे वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट थे, अगेंस्ट बीजेपी थे। इसके पीछे क्या वजह रही? हालांकि कोशिश बहुत की इन सेंटिमेंट्स को रिकवर करने की, लेकिन होता हुआ अब तक नहीं दिख रहा। देखिए, ये जो सीटों की आप बात कर रहे हैं और उसके बहुत सारी सीटें हैं जहां पर बहुत मामूली अंतर से जीत और हार के नतीजे तय होंगे। तो रुझानों के नतीजे जो कह रहे हैं, जब वास्तविक परिणाम सामने आएंगे तो स्थितियां और भी बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी मुझे लगता है 12 बजे के समय तक निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के नतीजों के साथ जनता का आशीर्वाद लेगी। मतलब क्या जयराम जी, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल उलट हो जाएंगे ये जो रुझान अभी है, नतीजे आते आते बिल्कुल उलट हो जाएंगे? और हैरानी इस बात की भी है
कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे पीछे चल रहे हैं अभी तक रुझानों में। इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है सरकार बनाने को लेकर। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं आगे की तैयारियों को देखते हुए। जीतने के बाद विधायकों को बेंगलुरु आने के निर्देश भी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। बेलगाम हुबली में हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिया गया है। कल 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसको आप इस तरीके से देखिए कि कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू हुई है। एक और बड़ी खबर आप जानिए, बीजेपी की तरफ से पहला बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इस दावे में सच्चाई क्या है थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार तो हम बनाएंगे। कॉन्फिडेंट आप देखिए कितने ज्यादा हैं यहाँ पर सदानंद गौड़ा। बीजेपी की तरफ से पहला बड़ा दावा किया गया है कि सरकार हम ही बना रहे हैं। हालांकि पर्दे के पीछे खबर यह भी मिल रही थी बीजेपी जेडीएस साथ में सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने और सभी जो विधायक हैं जीते हुए उनको बेंगलुरु आने के निर्देश भी कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी भी दावा कर रही है। अरविंद मोहन जी, इन तस्वीरों को तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन बीजेपी का जो ये दावा है ये कॉन्फिडेंस है या अभी जो इस वक्त मौका चल रहा है उसको देखकर खाली ये हवाई दावा इसको कहेंगे? सवाल नहीं सुनाई पड़ा ठीक से, फ्लोर ऑडियो। अरविंद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस का दावा तो टैली बता रही है कि हाँ, कांग्रेस के दावे के पीछे क्या वजह है। कांग्रेस में जो हलचल है सरकार बनाने को लेकर वो टैली अभी तक बता रही। मैं अभी इस पॉइंट की तक की बात कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के जो आंकड़े हैं और बीजेपी जो दावा कर रही है वो दावा सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम के तौर पर, एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर हो रहा है। देखिए, बीजेपी के पॉलिटिक्स समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी कल शाम भी बीजेपी के एक मंत्री बोल रहे थे कि हमारा प्लान बी है। अब ये चुनाव हो गया, मतदान सारे क्लियर हो गए, इसके बाद प्लान बी और क्या होता है। और फिर रह के हम सब लोगों को ऑपरेशन लोटस याद आता है कि बीजेपी ने पिछली दफे एक मैंडेट आया उसको बदलवा लिया और एक राज्य का मामला नहीं है, हर राज्य में अलग अलग किस्म से। तो ये चुनाव के बीच में प्लान बी बोलना और रिजल्ट के बीच में सरकार बनाने का दावा करना, बीजेपी तो जानी इस चीज के लिए जाती है, जोड़ तोड़ की राजनीति करके जैसे भी सत्ता पानी है। शिल्पी अरोड़ा, क्या तैयारी आपकी ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए? हालांकि अभी तक रुझानों में क्लियर बहुमत आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि नंबर्स ऊपर नीचे लगातार हो रहे हैं। 114 पर अब कांग्रेस आ गई है। जी नहीं, हमें पूरा विश्वास है हम 150 क्रॉस करेंगे, 150 सीट्स क्रॉस करेंगे और भारी बहुमत से और कहीं भी बिल्कुल ऑपरेशन इनके लोटस चलते रहेंगे। लेकिन जनता है, कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता इनके जो इनके मंसूबे हैं उनको फ्लॉप करेगी और कर्नाटक का विकास के लिए जनता ने कांग्रेस को चुना है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और हम अपने जो हमारे 5 गारंटी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो सके उसको शुरू करेंगे। ए.के. मिश्रा जी, अभी तक की जो स्थिति है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इलेक्शंस के दौरान बहुत सारी बातें की गई, बहुत सेंट्रल जो मुद्दे हैं उनको भी कर्नाटक में लाया गया, लेकिन जो कांग्रेस है वो जो लोकल इश्यूज हैं उन्हीं पर डटी रही और जो गारंटी जो दी, जो 5 गारंटीज दी हैं वो भी लोकल इश्यूज को लेकर गारंटीज दी हैं। तो क्या लग रहा है इन गारंटीज का असर हुआ है? लोकल इशू भी इम्पोर्टेंट रहे और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही है कि हो सकता है बीजेपी में जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनके अंदर थोड़ी सी कमी ये रह गई होगी कि उन्होंने ये देखा कि सेंट्रल टीम आई है, मोदी जी जैसे बड़े कद के नेता आए हैं, तो हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे जितनी उनको मेहनत करनी चाहिए वो थोड़ा सा केयरलेस टाइप के हो गए। वो अति उत्साह में या एक तरीके से कि भाई अब ये सारी टीम आ गई है तो जीत हमारी पक्की है, ये एक मनोभावना भी हो सकती है। लास्ट मोमेंट तक जिसने लोकल लेवल पे काम किया, ग्राउंड पे काम किया, ये रिजल्ट अगर कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि टॉप लेवल और बॉटम लेवल दोनों ही टीमों में बहुत गजब का सिंक यहाँ पे रहा है। और जहाँ सिंक नहीं रहा वहाँ पे जैसे बीजेपी को हो गया, उनको लॉस हो रहा है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे, एक ब्रेकिंग बीच में आई कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट हम बनाएंगे। यही चीज़ आपके आने के पहले मैं बोल रहा था, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद की जो सिचुएशन होती है और जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे कांग्रेस को एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उन रिस्क फैक्टर को मैनेज करने में। उसके पीछे कारण है, पिछली बार आप ये देखिए जो सबसे कम सीट पाई थी जेडीएस, वो मुख्यमंत्री बन गए। भाई सिचुएशन में कुछ भी चेंज आ सकता है, हो सकता है जेडीएस बीजेपी के साथ चले जाए, और कांग्रेस में भी आप ये देखिए अंतरकलह है। लेकिन वो भी तब होगा जब कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो थी लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। अगर कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी तो फिर होगा ही नहीं ये सीन। नहीं, ये दो चीजों में है। आप पहले एक तो हमको ये वेट करना चाहिए कि जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसमें क्लियर मेजॉरिटी और कितनी जबरदस्त मेजॉरिटी आई है। मैम जैसे अभी कांग्रेस की बोल रही थी कि 150 सीट के अगर ऊपर जाएंगे तो इतनी बड़ी अगर मेजॉरिटी आती है तब तो मैं नहीं समझूंगा कि कोई रिस्क फैक्टर वहां पे रहेगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और हो, फिर वो इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेंगे। लेकिन डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखते हैं कि फाइनल फिगर क्या आते हैं। नंबर्स में कितना फेरबदल यहाँ पर होता है। हमारे साथ अजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, साथ ही साथ प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रशांत जी, जो नतीजे आएंगे उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं उसमें क्या हम समझे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, सीएम योगी भी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे। सभी ने मिलकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जमकर हमले भी बोले और ये भी कहा कि अब वोट से जवाब देना है। लेकिन ये जनता क्या जवाब दे रही है? नहीं, एक बार समझो, आप 12 बजे से लगभग आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लोकल चैनल्स पे नंबर दिख रहा है, हम तो है 85 पे, कांग्रेस है 102 पे, 17 अच्छा नहीं, 85 पे दिख रहा है तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप कह रहे हैं लोकल चैनल पर 85 पर बीजेपी बनी हुई है। 85 तो आपका दावा नहीं था। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी 10 ही बजे है, 12 बजे तक टाइम है। बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 7 ही राउंड काउंटिंग हुआ है, तो अब तक तो वेट करना पड़ेगा। 12 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा, जरूर वेट करना पड़ेगा। हम तो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। 100 के ऊपर आ गया तो भी, जैसे सदानंद गौड़ा जी ने बताया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर आपके जो अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। मैं उस पर एक और पॉइंटर है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक डॉक्टर अजय उपाध्याय के एक रिएक्शन में यहाँ पर जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी आपने बीजेपी को सुना, बीजेपी अभी कह रही है वेट एंड वॉच, अभी रुकिए 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए, देखिए हम ऊपर आ जाएंगे। आप भी वेट एंड वॉच के जो थीम है उस पर चल रहे हैं, या आप श्योर हैं कि सरकार आप बनाने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग का भी साइट हम लोग देखा और उसमें 104 और 70 का सीट का आंकड़ा है, लगभग 8-9% का डिफरेंस है वोट में भी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी मिरेकल हो जाएगी। मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो चुका है। मोदी जी ने प्रचार जरूर किया, मोदी जी ने ध्रुवीकरण की राजनीति जरूर की, मोदी जी ने नकारात्मक राजनीति करने का जरूर कर्नाटक में प्रयास किया, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने सकारात्मक वोट पे अपना मुहर लगाया है। कर्नाटक के लोगों ने विकास के वोट पर मुहर लगाया है। कर्नाटक के लोगों ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी वहाँ थी और भ्रष्टाचार का जो आलम था, 40% भ्रष्टाचार सरकार, उसके विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी इस जीत को विनम्रता के साथ स्वीकारेगी और जो जिम्मेवारियां कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने दिया है उसको निभाएगी। एक बात जरूर, अंतिम बात, जिस तरह से दक्षिण भारत से अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत हुई है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, और पूरा देश जुड़ेगा और पूरे देश में भारत ये जोड़ो मैसेज यात्रा जाएगा में 21 दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक को दिए थे। और मुझे लगता है कि जब यूथ साथ में चल रहा था, बुजुर्ग साथ में चल रहे थे, बच्चे साथ में चल रहे थे, महिला पुरुष साथ में चल रहे थे, वो उन 21 दिनों का जवाब अब कर्नाटक की जनता दे रही है, जो कि रुझानों में हमें दिख रहा है। लेकिन अजय उपाध्याय जी, एक तरफ तो बीजेपी थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, और कांग्रेस को अभी रुझानों में बहुमत मिल चुका है। कर्नाटक की जनता ने किस आधार पर वोट दिया है, उनके मुद्दे क्या रहे? देखिए, कर्नाटक की जनता का मैं पूरा सम्मान, वो अपने कर्नाटक प्राइड को लेकर के, जिस तरह से वहाँ महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त थे उसको लेकर के, जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम था, हर जगह भ्रष्टाचार था उसको लेकर के, और सही पूछिए तो जो कांग्रेस पार्टी ने, हमने जो सकारात्मक नोट्स पर जो विकास के मुद्दे को उठाया, 5 गारंटियां दी, और जिस तरह राहुल गांधी जी का 21 दिन का कर्नाटक प्रवास रहा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, उस पर लोगों ने वोट दिया। जिस तरह पूरी सकारात्मक राजनीति का हम लोगों ने शुरू से लेकर अंतिम तक रखा,
भाजपा जो है नकारात्मक राजनीति करती रही। अब बताइए ना, भगवान बजरंग बली को भी जिस तरह जोड़ने का काम इन लोगों ने किया, ये बजरंग दल जैसे हुड़दंग टीम से ये क्या दर्शा रहा है? देश के लाखों भक्त जो बजरंग बली के हैं, अच्छा वो अजय आज जी 20 दुखी सेकंड हैं आपको रोक कि रही हूँ। प्रधानमंत्री जी रोहित को कम देखिए से जो कम इतनी तस्वीरें तो हैं बुद्धि आनी कांग्रेस के चाहिए जश्न थी। मनाने की तस्वीरें, हम और आप जो बाकी चुनाव पिछले दिनों कवर करते रहे हैं, जो नतीजे सामने आते रहे हैं, उसमें ये काफी दिन बाद ऐसा चांस आ रहा है कि हम कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस कहेंगे या फिर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न है, वो अभी से गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और जो लड्डू बने हैं मुझे लगता है वो काम आ जाएंगे। तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, जाहिर सी बात है कि अभी पिछले जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, अभी उसमें हिमाचल में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, अपने दम पर सरकार बनाई थी, और अब उसके बाद इन रो ये दूसरा स्टेट है जिसमें अभी तक की जो सिचुएशन है वो उसमें सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन जीएस प्रशांत, कर्नाटक में 70 सीटें ऐसी हैं जो लिंगायत वोटों के हिसाब से निर्णायक मानी जाती हैं, और ये बीजेपी के लिए ये जो एरिया है लिंगायत वोट जो है वो एक विनिंग फैक्टर के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है अभी तक की काउंटिंग में, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से जयराम विप्लव हैं इस वक्त हमारे साथ। ये सवाल आप ही के लिए है जयराम जी, क्योंकि मेरा तो बीजेपी के लिए, आप बीजेपी से जुड़े हैं तो आपके लिए सवाल है। 70 सीटें हैं जो लिंगायत वोटों की है, लेकिन अभी तक की काउंटिंग में ये बात सामने आ रही है कि इन 70 सीटों पर जो वोटिंग है वो बीजेपी के कम फेवरेबल है, कांग्रेस को ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि लिंगायत वोट भी लूज कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? मेरे ख्याल से शायद बीजेपी प्रवक्ता। हेलो जयराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है जयराम विप्लव? मुझे लगता है कि शायद संपर्क नहीं हुआ। अच्छा एके मिश्रा जी, ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये एक बहुत निर्णायक था जो लिंगायत वोट हैं वो बीजेपी के लिए, लेकिन वही लूज कर रही है। 70 सीटें थी जिसमें निर्णायक होते हैं, वहां पर बीजेपी के लिए सेटबैक दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछली बार का अगर आप इलेक्शन देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कैंपेन ऐसे किया था कि क्लियर कट उन्होंने सेपरेशन किया था, डिवीज़न उन्होंने क्लियर कट किया था। जैसे कांग्रेस ने ये बोला था कि भाई हम लिंगायत को एक अलग समुदाय बना देंगे। अब की बार दोनों ही पार्टियों ने एक तरीके से होमोजीनियस किया, कहीं ऐसी बात नहीं चली कि लिंगायत अलग है, वोकालिंगा अलग हैं, इनके बेस पे वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज बीजेपी नहीं दे पाई कि पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए, एक सेक्ट के लिए, वोट बैंक के एक सेक्ट के लिए वो स्पेशल क्या कर रहे हैं या क्या देंगे ताकि वो उनके साथ स्टिक रहे, तो वो समझ नहीं पाए। अगर वोकालिंगा और इन सब चीज़ों की जो भी बीजेपी को मिलते थे, अगर वो कहीं शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस में, तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि कुछ भी स्पेशल उनके लिए बीजेपी ने ऑफर नहीं किया था, तो उनको ये लगा कि हाँ भाई आप दूसरी तरफ चलिए। ये एक बाइंडिंग फैक्टर था जो वो उनका ग्लू काम नहीं कर पाया, जिसके कारण ये वोट शिफ्ट आपको दिख रहा है। अरविंद जी, इसी सवाल को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या जगदीश शेट्टार का जाना कांग्रेस में ये हिट कर गया बीजेपी को? हालांकि वो खुद भी फायदे में अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं जगदीश शेट्टार, और क्योंकि लिंगायत वोट का फेस कर्नाटक में बीजेपी के लिए जो हैं वो येदुरप्पा माने जाते थे, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पीछे हैं। देखिए, कुल मिला के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पिटी है, और बीजेपी ने दोनों लेवल पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभारने की कोशिश की। रिजर्वेशन का सवाल छेड़ के उसने हर जाति में मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करके बाकी सबका आरक्षण बढ़ाया, और एक उस तरफ से भी कोशिश की, और आखिर में ये लपक लिया बजरंगबली का सवाल, जो मेरे हिसाब से जेडीएस के लिए कांग्रेस ने वो गूगली फेंकी थी कि जेडीएस का मुस्लिम वोट हमारी तरफ आए। इन दोनों सवालों पे आइडेंटिटी का सवाल इस बार वहाँ बहुत, मोदी जी की आइडेंटिटी भी मैं कहूँगा उसमें शामिल है, वो नीचे आया है, और लोकल इशूज काफ़ी प्रोमिनेंटली, करप्शन का सवाल, गवर्नेंस का सवाल, ये ऊपर आया है। और इसलिए आप देखेंगे कि सब इलाकों में वोटिंग का पैटर्न बदला है, सिर्फ लिंगायतों का वोट नहीं बदला है। आप अगर ओल्ड मैसूर का देखें और वोकालिंगा वोट का देखें तो वो भी बदलता दिख रहा है। दलितों का वोट बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में मिलता था,
और जो इंडिकेशन दिख रहे हैं उससे लगता है कि नहीं। बिल्कुल, मैं खड़गे इसी पर आ साहब रहा के था अरविंद जी, इसी चलते पॉइंट और पर आ रहा वजहों था, से भी बदला है। क्योंकि जो हैदराबाद कर्नाटक है वो गढ़ माना जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, हैदराबाद कर्नाटक, और बड़ा इंटेंस प्रचार भी उन्होंने वहां पर किया था और उसका नतीजा दिख भी रहा है। जो कांग्रेस है वहां पर एक अच्छी ठीक ठाक बढ़त में दिख रही है। नहीं, पिछली बार खड़गे कैंडिडेट माने जाते थे सीएम के, इस बार तो नहीं माने जाते हैं। इसके बावजूद पिछली बार भी उस इलाके में बीजेपी को दलितों का वोट काफी अच्छा मिला था। तो इस बार वोटिंग का एक चर्निंग जरूर है और पॉलिटिक्स कहीं अपसाइड डाउन हुई है। जो पॉलिटिक्स नेशनलिज्म के सवाल पे, धर्म के सवाल पे, कम्युनिज्म के सवाल पे, जाति के सवाल पे कर्नाटक में बहुत दिखती थी, बहुत तेज, इस बार वो चीजें पीछे आई हैं। अच्छा, एक बात ए के मिश्रा जी से मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लिंगायत और वोकल एका को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर्नाटक में रही, जब एग्जिट पोल भी हुए या फिर जब जनता के बीच में जाकर भी सर्वे हो रहा था, लेकिन अभी आज जो रुझान हम देख रहे हैं, ये रिसर्च ये कहती है कि जो कांग्रेस को फायदा हो रहा है वो रहा है एससी से, एसटी से, मुस्लिम से और अन्य से। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेने की ये जो ऐलान किया गया था, कहीं ये बीजेपी के लिए बैकफायर तो नहीं कर गया? नहीं, डेफिनेटली देखिए, ये जो था बीजेपी ने एक अपना स्ट्रेटजिक जो है कमेंट ये किया था, वो इसलिए किया था कि भाई एक तरीके से भाई मुस्लिम वोट दे या ना दे, लेकिन इससे जो हिंदू वोट बैंक है वो और कंडेंस हो जाएगा, उनके साथ और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो उतना काम नहीं कर पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैम जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कर्नाटक इलेक्शन में अगर ये बात करे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी कि भाई हम भारत मिश्रा जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं राजस्थान से। हालांकि जो कर्नाटक के रुझान अभी सामने आ रहे हैं उससे देश भर से रिएक्शंस बीजेपी और कांग्रेस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजेंद्र जी, जो अभी तक रुझान है उसमें कांग्रेस को क्लियर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो बीजेपी के दावे थे उसके आसपास भी आंकड़ा है नहीं अभी तक। देखिए, अभी प्रारंभिक रुझान है। निसंदेह जब किसी सरकार में रहते हुए चुनाव होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं ना कहीं बोल उठता है। और मैं समझता हूं कि ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की आज से 5-10 वर्ष पहले कहीं कोई ऐसी लंबी चौड़ी पहचान नहीं थी। दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले इतना मजबूत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी हुई है मोदी जी के नेतृत्व के बाद में। और ये जो मैंडेट आप इसको कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार और सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है। और अभी आगे देखो होता है क्या। लेकिन राजेंद्र जी, जिस एंटी इनकम्बेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को तो प्रो करने के लिए या उसी को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बड़े बड़े चेहरे उतारे गए थे। उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही पीएम मोदी ने कई रैलियां की, कई रोड शो किए, अमित शाह ने कई रोड शो किए, जेपी नड्डा ने किए रोड शो। बड़े बड़े चेहरे इसलिए तो उतारे गए थे जो एंटी इनकम्बेंसी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि हुआ नहीं। वो क्या हुआ? देखिए, जिस प्रकार का रुझान आया है उसके अंदर सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर मोदी जी का आकर्षण और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के नाम का वोट बैंक, उसमें किसी प्रकार का विचलन की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और अभी जब किसी चुनाव के अंदर जातीयता आगे बढ़ती है तो कई बार परिणाम राजनीतिक आंकलन के अलावा निकल जाते हैं। इसलिए अभी प्रारंभिक तौर पर यह कहना कि इससे किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनमत में कोई रुकावट आएगी, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, चूंकि कर्नाटक द गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है बीजेपी के लिए, और इसीलिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यहां हम टिके रहें। इकलौता ऐसा राज्य वो भी हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है क्या? अगर राज्य में जाकर चुनाव लड़ना है तो राज्य के मुद्दे उठाने होंगे, ये एक सबक भी है। देखिए, जब तक पूरा परिणाम आने के बाद में कर्नाटका के कौन कौन से हिस्से में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव था, इस बार प्रभाव क्षीण हुआ है, तो उसमें क्या क्या कारक रहे, जब तक उन पर बात नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का पूर्व अनुमान के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं लगातार
जो नतीजे हैं उनमें अभी तो ये रुझान है। रुझान के बाद में जब एक घंटे बाद में सीटों पर जीत हार तय होगी, उसके बाद कोई बात होगी। और कांग्रेस तो कभी पूरे देश के अंदर शासन किया करती थी, आज कांग्रेस ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं राजीव जी, अभी आपके पास लौटता हूं, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं उसी को हम कांग्रेस नेता के सामने भी रखेंगे। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी साथ में, उनके साथ पवन खेड़ा जी हैं। मनोहर, पवन खेड़ा जी से बात कीजिए और बताइए कि बीजेपी अभी भी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि हम पीछे चल रहे हैं या हम पिछड़ गए हैं कर्नाटक की इस रेस में। वो कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ पवन खेड़ा जी जो मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। पवन जी, अभी तक बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो क्या आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सरकार बनाएंगे? देखो, नड्डा जी को मत बदनाम करो, मोदी जी पिछड़ रहे हैं, पहले तो ये बोलना शुरू करो। मोदी जी ने ये पूरा चुनाव अपने ऊपर केंद्रित किया। मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, न वहाँ का स्थानीय कोई नेता दिखता था, न मुख्यमंत्री दिखते थे, न नड्डा जी दिखते थे। अब पूरी स्क्रीन पे एग्जिट पोल जिस दिन से आया सिर्फ नड्डा जी दिखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो मोदी जी स्क्रीन से नदारद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो राहुल गांधी स्क्रीन से नदारद हैं। कभी तो कहीं तो रुको भाई। तो कर्नाटक में जीत का श्रेय किसको दीजिएगा, डी शिवकुमार, सिद्धारमैया या राहुल गांधी? अच्छा मनोहर, ये बता दीजिए कि हमारी स्क्रीन पर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का फोटो चल रहा है। में उसकी परिणति हुई और आज उसका नतीजा आपके सामने है। सब मिलकर मेहनत करते हैं। खड़गे जी एक बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनका गाइडेंस मिला। राहुल जी, प्रियंका जी नौजवान हैं, उनकी मेहनत थी। एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था, सबको श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री कौन होंगे, सिद्धारमैया, डी शिवकुमार और तीसरा कोई? वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। वो हम लोग तो नागपुर की तरह है नहीं कि रिमोट कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ में। लेकिन जिस तरह से अभी हम कांग्रेस दफ्तर में देख रहे हैं, आज जश्न का माहौल है और बजरंगबली की एंट्री हो गई है, बजरंगबली बन करके लोग घूम रहे हैं। आप भगवान बजरंगबली की तुलना बजरंग दल जैसों से करोगे तो आपको क्या लगता है लोग चुप रहेंगे, लोग जवाब नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी ने खुद आकर कर्नाटक का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हो जाए तो पवन खेड़ा जी से पूछेगा कि बीजेपी कह रही है कि उनके पास अभी भी प्लान बी है, इसको पूछेगा। नरेंद्र मोदी जी ने माहौल खराब करने की कोशिश की कर्नाटक। सदानंद गौड़ा ने ये दावा किया कि सरकार हम बनाएंगे, हमारे पास प्लान बी है। ये हार नरेंद्र मोदी की हार है और ये जीत भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। लेकिन सदानंद गौड़ा ने दावा किया है कि उनके पास प्लान बी है और सरकार हम बनाएंगे कह रहे हैं। जेड तक जितना आता है उनको सारे प्लान ले आए। कर्नाटक की जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता इस तरह की राजनीति से ऊब गई है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास भी प्लान बी है, क्योंकि उनके पास प्लान बी तैयार है सरकार बनाने? प्लान ए भी कर्नाटक की जनता है, प्लान बी भी कर्नाटक की जनता। मनोहर, मैनिफेस्टो का सवाल भी पूछ लीजिए। अगर सत्ता में आ रहे हैं तो क्या बजरंग दल बैन होगा, जिस पर इतना बवाल हुआ है? उसमें कोई बीच में आएगा वो मारा जाएगा। तो आप लोगों ने जो 5 गारंटी की बात की थी मैनिफेस्टो में, और बजरंग दल को बैन करने के, बजरंग दल को बैन करेंगे? अगर नफरत फैलाएंगे, कोशिश करके देख ले नफरत फैलाने की, जवाब मिल जाएगा। कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो जो नफरत फैलाए समाज में, उसको पूरा जवाब मिलेगा। तो क्या दिल्ली के नेता वहां जाकर के जितवाए हैं कांग्रेस को, या वहां के लोकल नेता ने? हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप तोड़ने की फिर बात कर रहे हो। हम तोड़ने की बात आप तोड़ने की बात कर रहे हो। मिलकर चुनाव लड़ा गया है, मिलकर चुनाव जीता गया है। आप कितनी भी कोशिश करिए, अब भारत जुड़कर ही रहेगा। मनोहर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। यहाँ क्लियर बहुमत के साथ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्हें मिल गया है। तो क्या हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, और पूरी तरह से आप लोग को वो दुकान खुल रहा है, और बीजेपी के लिए दक्षिण का जो द्वार कहा जाता है कर्नाटक, वो बंद हो चुका है? शुरुआत दक्षिण के द्वार बंद होने से हुई है, अभी कई और द्वार बंद होने हैं। पूरा भारत 2024 तक जुड़ेगा। तो इसका असर जो है भारत जोड़ो यात्रा 2 पे दिखेगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या इसका असर। 5 वोट शिफ्ट की क्या वजह मानते हैं? ये भी पूछेगा कि वोट शिफ्ट की क्या वजह मानते हैं? जो वोट शिफ्ट हुआ है, क्या क्या रीजन है? अच्छा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस प्रकार से वोट शिफ्टिंग की बात हुई है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ट्रेंड आया है, तो ऐसी स्थिति में वोट शिफ्ट होने की क्या वजह आप लोग मान रहे हैं?
लोग परेशान है इस तरह की राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाने की कोशिश सरकार कर के रहे हैं। 8 मंत्री उसको पीछे चल लोग रहे हैं मनोहर, ठुकराना चाहते हैं। क्या उसके खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी है जिसको कवर नहीं कर पाए? बिल्कुल रोहित, मैं पवन जी से बात करता हूं उसी पे। अभी जो ट्रेंड दिख करके आ रहा है, 8 जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये क्या बताता है? मोदी है तो मुमकिन है, ये यही बताता है। लेकिन और राज्यों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आगे आप 5 राज्यों में आने दीजिए ना। जितना मोदी जी अब प्रचार करने जाएंगे उतना कांग्रेस का वोट बढ़ाएंगे। अगर आप देखिए लक्ष्मी साध्वी की बात करें, लक्ष्मण साध्वी की या जगदीश शेट्टार की बात करें, उनकी भी चीजें दिख रही है सामने पीछे। हाँ, वो भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से त्रस्त होकर कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा है, वो बिल्कुल जीतेंगे। कितनी सीटें अभी तक आप लोग दावा कर रहे हैं जो ट्रेंड दिख रहा है? हम दावे नहीं कर रहे, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मैं फिर वही पूछूंगा, सदानंद गौड़ा कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। थोड़ी देर में नींद खुल जाएगी। चलिए, तो इस तरह से रोहित, पवन खेड़ा जी ने कहा है कि भारी बहुमत से जो है कांग्रेस जीत रही है और सरकार इनकी बनेगी। ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोहर केसरी के साथ, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। चलिए, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान के भी वीडियोस हैं जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का वीडियो है। उसको बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, कोई माने या ना माने, लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और उसी का एक कंसोलिडेट वीडियो बनाकर मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से इसको जारी किया गया है। कांग्रेस के पास मौका भी है रोहित इन तस्वीरों को दिखाने का और ये बताने का कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है आज रुझानों में नजर आ रहा है। कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चले, देखिए बुजुर्ग जो महिलाएं थी या फिर पुरुष थे, यहाँ 90 साल के प्लस जो बुजुर्ग थे वो भी लाठी का सहारा लेकर चलते हुए नजर आए। कई बड़े चेहरे भी शामिल रहे। कर्नाटक में 21 दिन का वक्त राहुल गांधी ने गुजारा था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया था, दावा किया था, और अब वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 115 के आंकड़े पर नजर आ रही है। कांग्रेस 115 सीटों पर आगे है रुझानों में, और ये तस्वीर बता रही है कि लोगों का प्यार तो मिला था। डॉक्टर अजय उपाध्याय मुझे लगता है कि साथ में हैं इस वक्त हमारे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको लगता है कि एक बिग इम्पैक्ट, एक बड़ा इम्पैक्ट भारत जोड़ो यात्रा का भी पड़ा है कर्नाटक के चुनाव में? अजय जी हमारे साथ नहीं है, जयराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हैं, के मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़े, रुझानों पर लगातार नजर है। आपके अपने चैनल ने बड़ी तैयारी की है, जहां पर ऊपर की पट्टी में आपको कांग्रेस के रुझान नजर आ रहे हैं। 115 पर आंकड़ा आ गया है। साथ ही साथ बीजेपी 78 पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आगे नंबर्स बढ़ेंगे, ऊपर नीचे होंगे, अपडेट आपको हम देंगे।